दिल्ली का मालवीय नगर अग्निकांड, 21 लोग मारे गए और अभी जो घायल हैं उनमें से 8 वेंटिलेटर पर हैं। उन सबके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। लेकिन जरा देखिए, कहा यह जा रहा है कि अग्निकांड होता ही नहीं अगर वो जो पहरेदार कहलाते हैं वो सजग होते और उन्होंने कुछ सिक्कों की वजह से समझौते ना किए होते। हम ये क्यों कह रहे हैं आपको बताएंगे। खासतौर से वो तमाम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स जो जिम्मेदार होते हैं कि इस तरह की कोई घटना ना होने पाए, राइट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन या फिर कंक्लूसिवली जहां जाकर यह देखा जाता है कि सारे अप्रूवल्स इन प्लेस हैं और अब यहां पर कोई एस्टेब्लिशमेंट फंक्शन कर सकता है कि नहीं, क्या ये सारी चेन, पूरी की पूरी चेन इन प्लेस थी और उसके बावजूद क्या ऐसा हुआ है कि यहां यह दुर्घटना हुई है। अग्निकांड के जिम्मेदार विभाग टीवी9 भारतवर्ष पर होगा पूरा हिसाब, क्योंकि वो ऑफिसर्स जो यहां से सर्व करके गए हैं, उन्होंने इस अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग के बारे में क्या नोट किया, यहां वो किन लूप होल्स को डिसाइसिव मानते हैं, क्या है जो हुआ है इस वजह से ये अग्निकांड हुआ है, वरना ना होता। उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता जो इन डिपार्टमेंट्स की फंक्शनिंग को इनसाइड आउट जानते हैं और आपके सामने आज शेयर करने के लिए पहुंचेंगे। ये तमाम डिपार्टमेंट्स, कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स, इनमें काम कर चुके लोग, विभाग की व्यवस्था को जो अंदर बाहर से जानते हैं, आपके सामने आज वो खुलासे करेंगे जो अभी तक इस घटना के संदर्भ में नहीं हुए हैं। और हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन चौबे भी होंगे जो कल घटना के होने के बाद से लगातार आप तक वो तमाम बातें पहुंचा रहे हैं जो कहीं किसी और चैनल, किसी और न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपको देखने को नहीं मिली हैं। लेकिन पहले मैं आपको जरा यह खबर बता दूं, गिरफ्तार होटल मालिक लवकेश ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। लवकेश क्या कह रहा है? लवकेश ने कहा है कि फायर एनओसी की तो जरूरत ही नहीं थी। लवकेश के मुताबिक 15 मीटर ऊंची इमारत अगर है तो उसको फायर डिपार्टमेंट से किसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होती। 15 मीटर से अगर ऊंचाई कम है तो एनओसी की आवश्यकता नहीं होती, यह कहना है लवकेश का। क्या वाकई ये एक बड़ा टेक्निकल पॉइंट है जो लवकेश ने बताया है? उसने यह भी कहा कि एक शख्स ने कमरों के विस्तार का सुझाव दिया था। उसने यह भी कहा कि कमरों के विस्तार को सामान्य प्रक्रिया उस शख्स ने बताया था कि आप आराम से इसको विस्तार कर सकते हैं। शख्स ने भरोसा दिया था कि दिल्ली में सब कुछ चल जाता है। अब ये शख्स कौन है? क्या किसी भी शख्स से इस तरह की राय कोई भी ले सकता है और कोई राय देगा तो क्या उसको अमल में भी ला दिया जाएगा? या ये जिम्मेदार शख्स है, किसी जिम्मेदार जगह पर बैठा हुआ है और शख्स केवल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी नाम लेने की स्थिति में लवकेश नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में यह खुलासा भी होगा कि वो शख्स जिम्मेदार जगह पर बैठा हुआ शख्स है और जिसने एश्योरेंस दिया था कि ये सब कर लो क्योंकि दिल्ली में ये सब चल जाता है। मतलब जाहिर है उन चीजों को चलने के लिए सिक्कों के पहियों की जरूरत होती है। तो कौन है जो सिक्कों के पहिए फिट करा रहा था इसमें? कौन है वो शख्स, ये भी समझेंगे। लवकेश किसकी तरफ इशारा कर रहा है ये भी जानेंगे। सबसे पहले जरा विपिन के पास चलते हैं। आज पूरे दिन उन्होंने क्या नोट किया लवकेश के संदर्भ में, उसके 3 स्टेज। और कल विपिन का जो मैंने रिपोर्ट आपको दिखाई थी, जहां उन्होंने बेसमेंट से आपको ये बताया था कि बेसमेंट जहां कमरे बन ही नहीं सकते वहां 5-5, 6-6 कमरे बने हुए थे और वहां कैसे एक सकरा सा रास्ता था आने जाने के लिए, मतलब कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं थी वहां। आज ये पता चला कि वो भी लवकेश का ही था। मतलब फ्लोरिश स्टे, फ्लोरिश इन और इसके अलावा ग्रीन रेजिडेंसी, ये तीनों के तीनों लवकेश के ही थे जो 100 मीटर के दायरे में मालवीय नगर में हौज रानी के इस इलाके में चलाए जा रहे थे। मतलब कोई तो था, गवर्नमेंट सिस्टम में बैठा हुआ कोई व्यक्ति तो था जो बैकिंग दे रहा था लवकेश को। क्या आपको यह दिखाई दिया विपिन? गणेश जी, जहां पर बिजली का कनेक्शन लगता है, आप ये जानते हैं कि रेजिडेंशियल कनेक्शन क्या होता है और कॉमर्शियल कनेक्शन क्या होता है। इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए 5 फ्लोर, 25 कमरे, रेस्टोरेंट, बेसमेंट, इतनी बड़ी बिल्डिंग के लिए कितनी मोटी केबल, कितने बड़े कनेक्शन, कितना किलोवाट लोड होगा। और बिजली विभाग के जो कर्मचारी होते हैं वो हर महीने आते हैं लोड चेक करने के लिए, आपके मीटर से बिल निकालने के लिए। उन्होंने आंखें बंद की। इसके अलावा एमसीडी जब ये पूरा रेनोवेट हो रहा था उसने आंखें बंद की। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट और पुलिस विभाग। और कल भी हम ये कह रहे थे कि जब एक छोटा सा आप पान का खोखा लगाइए किसी चौराहे पर दिल्ली में तो तमाम लोग आपके पास आते हैं पहुंचने और महीने की हिस्सेदारी तय करते हैं। ये कैसे ऐसा हो सकता है? ये जो पलकें बंद होती हैं, जो आंखें बंद होती हैं, इन आंखों में, पलकों पर बोझ किस चीज का, किस तरह की चीजों का होता है? सिक्कों का होता है क्या? ये क्यों पलकें बंद होती हैं? क्यों चीजों को, इतनी अहम चीजों को नजरअंदाज कैसे किया जाता है? इंसानी जानों का सौदा कैसे किया जा सकता है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं जीसी मिश्रा जी, जो फायर डिपार्टमेंट को देखते रहे। डॉक्टर जीसी मिश्रा, फॉर्मर डायरेक्टर दिल्ली फायर सर्विस, मतलब इस महकमे की टॉप पोस्ट को सर्व कर चुके हैं। और इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ पावर से पीके त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी।
ये जो है इनके बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के पावर सेक्टर को स्टेबलाइज करने के मामले में इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। म्युनिसिपल इंफ्रास्ट्रक्चर और वाटर रिसोर्सेस को भी स्ट्रीमलाइन करने के मामले में इनकी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लेकिन पहले जीसी मिश्रा साहब, 15 मीटर से अगर बिल्डिंग 15 मीटर के भीतर है तो फायर एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती क्या? नहीं, रेजिडेंशियल बिल्डिंग में ज़रूरी नहीं है एनओसी। एज पर द दिल्ली फायर सर्विस एक्ट एंड रूल्स ऑफ 2010 इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। But it was not a residential building, sir. It is a completely commercial building. नहीं, आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं करेक्ट कर देता हूँ। नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया पार्ट 4 2016 वर्जन अगर आप देखें, या नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड्स 2026, इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग के अंतर्गत ही होटल्स आते हैं A5 और A6 कैटेगरी में। जी। तो मतलब सर आप ये कह रहे हैं, मतलब आपकी बात जो है उससे तो हमको ये क्लियर पता चल रहा है कि यहां पर इस रूल को वायलेट ही नहीं किया गया है, इनको एनओसी की जरूरत ही नहीं थी। जी हाँ, अब ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अगर 15 मीटर से कम है तो इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर हिम टू ऑब्टेन एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। तो सर 15 मीटर सिर्फ, नॉर इट इज सर इसमें केवल एक यार्ड स्टिक है सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू इन बिटवीन, केवल एक यार्ड स्टिक है सर क्या कि बिल्डिंग की ऊंचाई क्या होगी जी। या इसके यार्ड स्टिक्स में ये भी है कि नंबर ऑफ रूम्स क्या होंगे जिसमें लोग ठहर रहे होंगे या रुक रहे होंगे, कितने लोग हैं जो उसके अंदर अंदर रह सकते हैं इमारत के, क्या ये भी उसमें शामिल किया जाता है? केवल हाइट ही इसका एकमात्र पैरामीटर है? हाइट ही पैरामीटर है टू क्वालिफाई, और जब वंस इट इज़ क्वालिफाइड कि ये बिल्डिंग को एनओसी की ज़रूरत है तो उसमें फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स जो किए जाएंगे उसमें नंबर ऑफ रूम्स आते हैं। तो दो कैटेगरीज हो गई, एक तो बिल्डिंग नॉट रिक्वायरिंग फायर प्रोटेक्शन अरेंजमेंट्स और नॉट रिक्वायरिंग एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट, और दूसरी कैटेगरी है जो बिल्डिंग्स रिक्वायरिंग एनओसी फ्रॉम द फायर डिपार्टमेंट। तो उनका जो फायर प्रोटेक्शन का डोज है या जो रिक्वायरमेंट्स है वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो कितना बड़ा है, कितना ऊंचा है और उसमें कितने कमरे हैं। उसी के हिसाब से उसकी जीने की चौड़ाई, पानी का रिक्वायरमेंट और जो दूसरे सिस्टम्स हैं, स्मोक डिटेक्शन सिस्टम है या और भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं कंपार्टमेंटेशन के या हाइड्रेंट्स के, ये सारे डिटरमाइन होते हैं इसके एरिया पे। तो इसको बहुत जल्दी होगी ये कहना कि अब एक्चुअल उसकी हाइट सर तो थोड़ा सा क्योंकि ये मामला टेक्निकल है, कुछ एक चीजें आप और हमको समझा दीजिए। जैसे हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है सर, हमारे लिए बड़ा मतलब ये ऑक्सीमोरोनिक लग रहा है। ये अगर मान लीजिए कानून की किताबों में या जो क्लॉजेज हैं वहां पर ये लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे लिए बड़ा ज्यादा ये हैरानी भरा इसलिए है सर क्योंकि इंसान जहां पर, आप सोचिए एक कमरे में अगर 3-4 लोग रह रहे होंगे और इन्होंने 25 कमरे बना रखे थे, तो कितने लोग वहां पर रह रहे हैं। अगर आप जो विपिन ने वहां से जो हमारे तक रिपोर्ट पहुंचाई वो हम देख रहे थे, वहां से अगर एक वक्त में 2 लोग उस कॉरिडोर से होकर निकलना चाहें तो नहीं निकल सकते। तो क्या इस तरह की इमारतों में फायर सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से कुछ भी किया जाना जरूरी नहीं है? अगर वो 15 मीटर से नीचे है, बनाओ जैसे बनाना है, रखना है जैसे रखो, एनओसी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि 15 मीटर से नीचे है। क्या ये समझा जाए सर जो आप कह रहे हैं उसको? जी आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, यही नियम है। और ये नियम जो बनाए गए थे, इन नियमों में ढील दी गई है, और ढील देने के बाद एक बार ये इंस्पेक्टर राज के खिलाफ बहुत बात उठी थी दिल्ली में कि दिल्ली में इंस्पेक्टर राज बहुत ज़्यादा था। मीडिया भी उसमें शामिल था ये कहने में कि इंस्पेक्टर राज ख़त्म करिए, और इंस्पेक्टर राज को ख़त्म करने के लिए ये लिमिट्स बढ़ाई गई थी। और दिल्ली में जो पहला लॉ जो आया था 1986 में, दिल्ली फायर प्रिकॉशंस एक्ट, उसके हिसाब से सिर्फ 15 मीटर के ऊपर की ही बिल्डिंग शामिल थी। लेकिन जब 2010 का लॉ बना तो जो फायर एक्सीडेंट्स हुए थे और जो डेथ्स हुई थी उसको देखते हुए इन लिमिट्स को घटाया गया था।
और एक और इम्पोर्टेंट बात यह है तो सर कि मैं आपका जो अब आपका बिल्डिंग जिस सन में बनती है। सर मेरे साथ दूसरे मेहमान भी जो इससे जुड़े हुए हैं। मेरे पास कुल 40 मिनट का वक्त है जिसमें अपने दर्शकों को मैं होलिस्टिक व्यू देना चाहता हूं कि अलग अलग कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स का इसमें क्या स्टेक रहा है और क्या उन्होंने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है। आपने एक महत्वपूर्ण बात को कहा कि इंस्पेक्टर राज मतलब कि अगर मान लीजिए कोई परमिशन किसी संदर्भ में लेना है, अगर आपने वो परमिशन नहीं ली तो आप काम नहीं कर पाएंगे। काम नहीं हो पा रहे थे तो ये कहा गया कि इतना ज्यादा इंस्पेक्टर राज रहेगा तो लोग काम कैसे कर पाएंगे और डेवलपमेंट आगे कैसे हो पाएगा। थोड़ा इसको डाइल्यूट किए जाने की जरूरत है। लेकिन क्या ऐसा डाइल्यूशन हो सकता है कि आपने केवल बिल्डिंग की हाइट को नॉर्म बनाया, यार्ड स्टिक बनाया 15 मीटर वाला, बाकी अंदर क्या चल रहा है, कहां पर कोई एग्जिट है कि नहीं, इमरजेंसी एग्जिट, किस तरीके के सकरे कॉरिडोर हैं, क्या बेसमेंट में बनाया जा सकता है नहीं, क्या ये तमाम चीजों से आंखें मूंद ली जाती हैं केवल इस वजह से कि 15 मीटर से नीचे हाइट है इमारत की। क्या इसी बड़े लूप होल को एक्सप्लॉइट किया है क्या लवकेश ने? ये सिस्टमिक लूप होल है क्या? मैं दोबारा आपके पास लौटूंगा तो ये समझूंगा सर, लेकिन अब मैं जरा त्रिपाठी जी के पास जाना चाहता हूं। पीके त्रिपाठी जी डिपार्टमेंट ऑफ पावर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीके त्रिपाठी जी, आपका सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन इस पूरे मामले में जो आप मानते हैं। मैं ये भी बता दूं कि जब आप ये सवाल का जवाब दे रहे होंगे उस दौरान मैं ये भी बता दूं कि उमेश सहगल साहब भी एमसीडी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, एक्स एनडीएमसी दिल्ली से उनका ताल्लुक है, वो भी हमको बताएंगे। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं पीके त्रिपाठी जी, ये इस मामले में रेस्टोरेंट को कितने लोड तक का कनेक्शन आप समझते हैं कि दिया गया था? 6 कमरों की अनुमति के बजाय 25 कमरे के, जाहिर है सब में एसी फंक्शनल थे, तो क्या लोड बढ़वाने के लिए कहा गया होगा, क्या हुआ होगा, या अवैध तरीके से हैवी इलेक्ट्रिसिटी लोड यहां इस्तेमाल किया जा रहा होगा? देखिए, अवैध कनेक्शन का जहां तक बात है, जल बोर्ड जो है, मैंने तो अपने समय में ये कहा था कि कनेक्शन करते समय हमें कोई डॉक्यूमेंट देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा काम है पानी देना। रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होनी चाहिए जो कनेक्शन ले रहा है। दिल्ली, जब आप किसी एक जिसका मुख्य मुद्दा है, उसका मुख्य उद्देश्य है, उससे उसको उलझा के दूसरी चीजों में लपेटना चाहते हैं तो वो अपना मुख्य काम भी नहीं कर पाता है। तो पानी के कनेक्शन इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। इशू होना चाहिए कि बिल्डिंग का निर्माण गलत कैसे हुआ, क्योंकि फायर तो इसलिए लगती है कि उसका निर्माण गलत हो रहा है। बेसमेंट में कैसे किचन चल रहा है, और ये आप पता नहीं क्यों मुख्य मुद्दे से हट करके जल बोर्ड की तरफ जा रहे हैं। मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। और इसमें जो पॉसिबल रीजंस में से एक जो महत्वपूर्ण माना जा रहा है सर, और अक्सर इस तरह की घटनाओं में होता है शॉर्ट सर्किट, उसमें यह देखा जाता है कि क्या जो आईएसआई स्टैंडर्ड है केबलिंग का, कनेक्शंस का, वो फॉलो किया गया कि नहीं किया गया। आपका अजम्पशन क्या कहता है, यहां क्या हुआ होगा सर? ये फायर जो लगी है, इसमें साफ है कि जो बिल्डिंग बनी थी वो गलत बनी थी। उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है। एक अवैध बिल्डिंग जो कि फायर ट्रैप है, उसमें अगर फायर लगेगी तो उसमें जल बोर्ड क्या कर लेगा? यानी बेसिक जो मिस्टेक है उस पर हम फोकस क्यों नहीं कर रहे हैं? वो बिल्डिंग बनी कैसे, क्यों बनी और क्यों नहीं गिराई गई, क्यों नहीं बुक करी गई? सर, जैसे मकान बनते हैं घरों में तो चाल बनती है कि पहले इसकी चाल बनेगी, पहले ये मान लीजिए कि प्लम्बर काम करेंगे, फिर इलेक्ट्रीशियन काम करेंगे, इस तरीके से चाल बनती है। क्या इसी तरीके से अप्रूवल्स की भी कोई चाल बनती है क्या, कि पहले अप्रूव कर देंगे, फिर वो डिपार्टमेंट की चिट्ठी दूसरे कंसर्न डिपार्टमेंट को जाएगी और वहां से अप्रूवल मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा अगर पहले वाले का अप्रूवल नहीं है तो ये डिस्कॉम को जब जाती है एप्लीकेशन, इस तरीके की कोई जो कंसर्न अप्रूवल है जो चाहिए साथ में, वो रही होगी या नहीं होगी, इसकी कोई जरूरत नहीं है आपके हिसाब से? है कि अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन क्यों होता है और क्यों उसको रेगुलराइज करते समय ठीक नहीं किया जाता है। जब कंस्ट्रक्शन ही ऑथराइज होगा, जब कनेक्शन ही नहीं होगा, जितने ऑथराइज कॉलोनी है उसमें क्या सीवर लाइन्स पड़ी हैं? सिटी प्लान तरीके से बननी चाहिए और उसमें जगह छोड़नी चाहिए जिसमें सीवर और पाइप लाइन डाला जा सके। ऐसी कई कॉलोनी दिल्ली में है जिसमें कि सीवर और वाटर सीवर लाइन है ही नहीं। सर, यहाँ पे आपको क्या लगता है, वैसे जनरली इस तरीके से जब शॉर्ट सर्किट या कुछ इस तरह के हादसे होते हैं तो अक्सर जो मेन स्विच होता है उसको गिराया जाता है, जो मेन एमसीबी होती है उसको गिराने की कोशिश की जाती है, कनेक्शन कट करने की कोशिश की जाती है, और उसके लिए आवश्यक जो इक्विपमेंट्स हैं वो इन प्लेस होते हैं, और कभी कभी ये ड्रिल भी की जाती है। क्या आपको लगता है वो सारी चीजें इस मामले में हुई होंगी? वो तो ज्वाइंट जिम्मेदारी है कि जल बोर्ड का जो भी प्रेशर पानी पे रहेगा, वो जो एरिया में रहेगा वही हाइड्रेंट पे रहेगा, और हाइड्रेंट्स का मेंटेनेंस फायर सर्विस को भी करना चाहिए
और समय समय में चेक भी करना चाहिए कि उस पर प्रेशर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जॉइंट जिम्मेदारी है जल बोर्ड की और फायर सर्विस। ये शायद मेरी आवाज़ पूरे तौर पर पहुंची नहीं और मेरा सवाल शायद पूरा हाइड्रेंट्स के संदर्भ में त्रिपाठी जी ने जवाब दिया। खैर ये भी इक्वली इम्पोर्टेंट सवाल है कि नज़रिया है कि क्या हाइड्रेंट्स उस पर प्रेशर, कई बार इसको लेकर भी सवाल होता है कि क्या हाइड्रेंट्स ड्राई थे, उसमें प्रॉपर प्रेशर था या नहीं। लेकिन मैं अब जरा उमेश सहगल साहब के पास जाना चाहता हूं। एमसीडी द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और एमसीडी जिसको लेकर अक्सर ये कहा जाता है, उमेश सहगल साहब, यहां चले जाएं, ये क्या कहते हैं, करोल बाग चले जाएं, इस तरफ के इलाकों में चले जाएं, तो वहां के दुकानदार कहते हैं कि साहब अगर हमने एक्स्ट्रा एक भी लेंटर इधर उधर डाला, छज्जा निकाला, तुरंत कोई ना कोई, जैसे ही बजरी गिट्टी वहां पड़ती है, कोई ना कोई आकर खड़ा हो जाता है, हाँ जी क्या चल रहा है। अगर उन कामों को लेके इतनी सजगता है, वो सजगता क्यों होती है मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है सर, आपका तो खैर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होगा, डिपार्टमेंट आप हेड करते रहे हैं। लेकिन सर यहां क्या डिपार्टमेंट ने अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाया इस पूरे मामले में, आपको क्या लगता है सर? देखिए ये जो एरिया है ये मेरे का लाल डोरा है। लाल डोरा के एरिया में नक्शे वगैरह अप्रूव नहीं कराने पड़ते हैं। एमसीडी का रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है जब नक्शे अप्रूव करते हैं। ये जब नक्शे बनाते हैं तो बिल्डिंग प्लान्स के मुताबिक होते हैं वो नक्शे। अब अनऑथराइज्ड एरियाज़ में ऐसा कुछ नहीं है, लाल डोरे में तो बिल्कुल ही कुछ नहीं है, जो इनकी मर्जियाँ करते जाइए। वैसे भी दिल्ली में देखा जाए तो 30-40% बिल्डिंग जो है अनऑथराइज्ड है और बाद में उसमें गवर्नमेंट ने उनको ऑथराइज़ कर दिया। जब ऑथराइज़ किया तो बिल्डिंग थोड़ी चेंज कराई, वही की वही पुरानी बिल्डिंग चल रही है। तो एमसीडी की बाय एंड लार्ज आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ठहराते हैं तो उन बिल्डिंग में ठहरा सकते हैं जहां ऑलरेडी अप्रूव्ड है। तो ये करोल बाग वाले ठीक कहते हैं, मैं भी यहाँ ऑथराइज कॉलोनी में रहते हैं, आप थोड़ा सा एक छज्जा भी थोड़ा सा हाथ लगा दीजिए वहाँ तो एमसीडी के लोग पहुँच जाते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं पहुँचते? क्योंकि उनका कोई राइट ही नहीं है पहुँचने का, कैसे पहुँच जाएंगे वहाँ? अब यहाँ इस केस में ये एक होटल चल रहा है, वो इलीगल होटल है, उसका एमसीडी का कोई मतलब देखना तो चाहिए एमसीडी को कि चल रहा है ऐसा, कम से कम दूसरे विभाग को बता दें। मुझे याद आ रहा है बहुत साल पहले एक ऑर्डर इशू किया था लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कि जो पुलिस एसएचओ है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो भी उसके एरिया में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रही है या जो गलत हो रही है या डेंजरस है वो उस डिपार्टमेंट के नोटिस में लाएगा जिस डिपार्टमेंट उससे कंसर्न करता है। अब ये एसएचओ ने किया कि नहीं किया मुझे कोई आइडिया नहीं है, कौन थ्रू हो रहा है, अगर नहीं किया तो कम से कम कमिश्नर को, नहीं सर आप प्लीज कमिश्नर साहब को इंश्योर करना चाहिए कि इनके सारे थानेदारों, आप मेरे से कुछ कह रहे हैं? नहीं सर प्लीज कैरी ऑन सर, आप अपनी जानकारी बताइए सर, आपका नजरिया क्या है? हेलो, हाँ प्लीज गो अहेड सर। आपने कहा एसएचओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये कहा गया था कि अगर कुछ भी इलीगल होता है किसी भी सूरत में किसी भी तरह का तो एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा। नहीं ये नहीं उन्होंने कहा कि एसएचओ रिस्पॉन्सिबल होगा। एसएचओ की ड्यूटी है कि उस विभाग के नोटिस में ले आए, फिर उस विभाग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर काम इलीगल है और एसएचओ को नोटिस में, इलीगल तो मतलब कि लॉ के अगेंस्ट है, वो तो फिर एसएचओ का के बिल्कुल डायरेक्ट उसमें है, ये तो कोई लॉ के अगेंस्ट नहीं है ना, ये तो अनऑथराइज्ड एरिया में बना हुआ है। तो उस नोटिस में लाना चाहिए है कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है 5 मंजिला बिल्डिंग है, दिल्ली में कोई कम है 5 मंजिला बिल्डिंग? अब जहाँ भी जाइएगा आपको 5 मंजिला बिल्डिंग दिखती है, जबकि 5 मंजिला बिल्डिंग जो ऑथराइज्ड एरियाज हैं वहाँ भी अलाउड नहीं है। सर एक और नजरिया आपका जानना चाहता हूं सर, और जो लिफ्ट ये के 15 मीटर वाला क्लॉज जो अभी मिश्रा जी ने हमको बताया, 15 मीटर तक अगर बिल्डिंग की ऊंचाई है तो ना किसी फायर सेफ्टी नॉर्म के संदर्भ में ऐसा चिंता करने की आवश्यकता है, ना ही एनओसी लेने की आवश्यकता है। आपका इस संदर्भ में क्या ऑब्जर्वेशन है सर? क्या ये हमारे सिस्टम के लिए इनेबलर है या हमारे सिस्टम के लिए ये काउंटर प्रोडक्टिव है ये क्लॉज? मेरा नहीं ख्याल कि ये ठीक पोजीशन है। कोई भी पब्लिक प्लेस हो, कोई भी जैसे अब रेस्टोरेंट है चाहे वो 1 मंजिला है, उसमें आपको अगर पब्लिक आ जाती है, पब्लिक को एक्सेस है, रेस्टोरेंट है या होटल है या कोई भी है, तो आपको फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना है। उसमें ये 15 मीटर का कोई वो नहीं है, जिस तरह दिल्ली में अब हमारे एरिया में पंचशील क्लब है वो लेता है फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट, वो 15 मीटर ऊंचा थोड़ी है, 2 मंजिलें हैं सिर्फ उसमें। तो ये मंजिल का जो रूल है शायद इनको ज़्यादा पता होगा, मुझे इतना नहीं पता है, मगर मेरे नहीं ख्याल कि वो जनरल रूल है कि 15 मीटर होना ही होना चाहिए।
हाँ, 15 मीटर का ज़रूर एक रूल है कि 15 मीटर से ऊंची बिल्डिंग नहीं नक्शे पास होंगे 15 मीटर की ऊंची बिल्डिंग से। तो 15 मीटर की ऊंची बिल्डिंग में 4 फ्लोर ही बन सकती हैं, 5वां फ्लोर नहीं बन सकता। आप जाके जितने देखिए, जितनी भी बिल्डिंग्स आप दिल्ली में देखेंगे अनऑथराइज्ड एरियाज़ में या खासतौर मालिया नगर जैसे एरियाज़ में, सारी 5-5 मंजिल बने हुए हैं। तो 5वीं मंजिल में भी लोग रह रहे हैं, कितना भारी डेंजर है आप ये सोचिए। तो क्या आपने जहां से बात की शुरुआत की थी सर, उमेश सहगल सर, आप दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं इस तरह की तमाम दुश्वारियों के पीछे लाल डोरा प्रोविजंस जिम्मेदार हैं सर? नहीं, लाल डोरा तो ये पर्टिकुलर एरिया है ना, इसमें वैसे तो दिल्ली के एरिया में लाल डोरा एरिया 5% ही होगा। हर लाल डोरा एरिया में ऐसा नहीं है, मगर लाल डोरा एरिया में नक्शे नहीं पास कराने पड़ते। ये लॉ चेंज होना चाहिए, ये लॉ आना चाहिए कि नक्शे पास कराने हैं या नहीं कराने हैं, आपको फॉलो तो करना चाहिए ना। ये ज़रूरी नहीं है कि एमसीडी आपका नक्शा पास करे, आप उसको सेल्फ सर्टिफाई भी कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है इसमें। मगर अगर आप सेल्फ सर्टिफाई करते हैं और बाद में पता चलता है कि ये नक्शा गलत था, तो बहुत मेजर क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है, फिर आपकी 6-7 साल की कैद हो जाएगी उसके ऊपर। तो आपको क्लियर कानून बनना चाहिए, सिर्फ इंस्पेक्टर राज नहीं बना सकते हम इसको कि इंस्पेक्टर ही आगे उसको क्लियर करेगा। आप सेल्फ कर दीजिए। अब जिस तरह इनकम टैक्स जाता है, सेल्फ असेसमेंट होती है, इसमें 2% देख लेते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, बाकी 98% आपकी बात मान दी जाती है। मगर अगर आप पकड़े जाएं तो बहुत सीरियस मामला माना जाता है उसको, फिर क्रिमिनल ऑफेंस बनता है और सारा। इसी तरह देखिए ग्रीन चैनल्स हैं, रेड चैनल, जब कस्टम से आप निकल के आते हैं तो आप ग्रीन चैनल से जाए और पकड़े जाएंगे तो बहुत सीरियस ऑफेंस आपका बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये ग्रीन चैनल, रेड चैनल अगर रेस्टोरेंट में है तो कोई हर्ज नहीं है, अगर इस एरिया में है, मगर तब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जिस तरह आज मैं देख रहा था, इनका वकील बोल रहा है कि ये तो कोई नेग्लिजेंस है जी, इसमें तो क्रिमिनल ऑफेंस बनता ही नहीं, इसमें तो बेल हो जानी चाहिए। अगर सेल्फ असेसमेंट है तो कैसे क्रिमिनल ऑफेंस नहीं बनता, कैसे नेग्लिजेंस है? ये तो पॉजिटिव बेईमानी है कि आपने खुद अपने नक्शे पास किए और आपने फॉलो नहीं किए रूल्स, तो सीरियस तो हो जाएगा ना मामला। तो अब लाल डोरा के एरिया है, मैं लाल डोरे के एरिया तो क्या ये है, इसलिए मैं ज़्यादा बोल दिया उस पे ऊपर, मगर एक यही प्रॉब्लम नहीं है दिल्ली में। ठीक है, अब जहाँ भी जाइए, राइट, ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर नक्शे पास करना आवश्यक नहीं होता, लाल डोरा के संदर्भ में ये कहा जा रहा है। और सहगल साहब ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में सेल्फ असेसमेंट का महत्वपूर्ण होना बड़ा आवश्यक है, जैसा इनकम टैक्स के मामले में होता है कि आप सेल्फ असेस करते हैं, फाइल करते हैं और आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन अगर आपको गलत पाया गया, पकड़े गए तो बड़ा खतरनाक हो जाता है आपके लिए। ये इन मामलों में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुकेश कुमार मीना साहब, एक्स डीजीपी जो हैं, वो इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे मामलों में बीएनबी शुरू कर रहे हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट प्रतिष्ठान इस तरह का शुरू किया जा रहा है, पुलिस को भी इंटीमेशन जाता है, पुलिस का उसमें स्टेक और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन, आप क्या देख रहे हैं इस मामले में मुकेश मीना जी? इसमें जो सारी एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है और जो भी डिजास्टर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है, कोई भी कॉमर्शियल यूज करनी है, तो उसका अगर परमिशन नहीं भी ले, जाके उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस। लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ है दिल्ली में, कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने सरकार की तरफ से कुछ आदेश निकाले हैं कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, और धीरे धीरे काफ़ी जो पावर्स थी, काफ़ी जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही कम कर दी हैं, केवल एक क्राइम की एनओसी या इस तरह की एनओसी दे रखी है। तो ये अभी 1-2 साल में, जो 2-3 साल में जो चेंज हुआ है, अब मैं भी था, हमने भी बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट रेस्पॉन्डर पुलिस है। तो पुलिस की जो कुछ पावर्स थी, कुछ घटाई है सरकार ने, तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आप पुलिस को पहले की तरह जिम्मेदारी नहीं दोगे, इस तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स या इस तरह चलाने के लिए, इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि पुलिस ही है जो जाके नहीं सर, लेकिन अब दोनों चीजें है ना, वही जिक्र अभी शुरुआत में अगर आपने बात को सुना हो तो जीसी मिश्रा साहब वही कह रहे थे कि पहले इंस्पेक्टर राज जो है वो इतना हावी हो गया था कि हर एक चीज में वो बजाय इनेबलर होने के वो ऑब्स्टेकल होने लगा था, वो स्पीड ब्रेकर बनने लगा था। इसीलिए उसको लाइट करने के लिए कई नियमों को डाइल्यूट किया गया था।
जाहिर है आपका भी अनुभव रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो असल में ये उनको शक्ति दी जाती है इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हर जगह जाके डंडा ठोक के कहने लगते हैं लाओ भाई लाओ, जेब पहले उनको गर्म करने की लगी होती है। तो ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है, वो तरीका कौन सा हो सकता है कि सांप मरे और लाठी ना टूटे? अब यही है कि केवल लोगों को बिजनेस करने के लिए इतना ज्यादा रिलैक्स कर दें कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसका कंट्रोल नहीं रहे, केवल कि क्योंकि ये करप्शन करते हैं, हरासमेंट करते हैं, इसलिए उनकी पावर घटा दें, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज वी हैव गॉट वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को अपनी एजेंसीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कहीं सिस्टम खराब है तो उसकी कंप्लेंट आएगी, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है उनको इतना रिलैक्स कर दो कि वो परमिशन ही नहीं लें। तो इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे लालडोरा कहीं हो, अगर कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट बड़े चला रहे हैं तो बाकायदे इसमें कंट्रोल होना चाहिए। पुलिस को भी रेगुलरली जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, एंट्री एग्जिट देखना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो रिलेटेड एजेंसीज हैं उनको चेक करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का एक्सपीरियंस लालडोरा चलाए चाहे कहीं चलाए, इसमें टोटल वायलेशन है। उसको 6 रूम की परमिशन है, इतने रूम चला रहा है, 26-20, कोई बोल रहा है 20 रूम चला रहा है, कोई 26 चला रहा है। मीडिया में सिर्फ इतना नहीं सर, आप पहले ये देखिए कि गलत किया, गलत करने के बाद वो ये कह रहा है कि मुझे किसी शख्स ने कहा था कि कमरे बना लो, ये सामान्य है और दिल्ली में ये सब चलता है। मतलब ये इंटरनली ये वो वर्ड ऑफ माउथ है जो ट्रैवल कर रहा है विद इन द सिस्टम कि ये दिल्ली है, ये कर लो, यहां सब चलता है। मतलब किसी को इस बात का डर नहीं कि अगर ऐसा कर लिया तो मेरा क्या होगा। उमेश सहगल साहब की टिप्पणी जरूर इसमें लेना चाहता हूं। उमेश सहगल साहब, ये किस तरीके का सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करता रहा है कि उसका जो कहते हैं इकबाल, उसका इकबाल यह है कि कर लो, कुछ नहीं होता, दिल्ली में चलता है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए। जिसने इस पर्टिकुलर केस में है, वकील साहब कह रहे हैं नहीं ये तो बड़ी माइनर है, नेग्लिजेंस है, इसमें बेल हो जानी चाहिए। मेरे मुताबिक तो इसको एज ए मर्डर ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत सीरियस मानना चाहिए कि आपने अपने आप एक बिल्डिंग बनाई, अपने आप उसके नक्शे बनाए और डेंजरस है और बता रही है आपको, हर रूल बताता है, हर लॉ बताता है कि ये ख़तरनाक है। आपको 5 ज़्यादा की परमिशन दी है रूम्स की और आपने 20 कमरे भरे हुए हैं, तो ये सीरियस मामला है ना। और आप देखिएगा इसकी काफ़ी पनिशमेंट होगी और होगा क्या, रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर एक आदमी मान लीजिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, 10 साल की कैद हो जाती है, बाकी जो 19 हैं वो कम से कम आगे गलत काम करने से डरेंगे। तो सारा सिस्टम एक्चुअली इसी तरह चल रहा है। अब चोर हैं, ज़्यादातर चोर नहीं पकड़े जाते, बट जो पकड़ा जाता है उसको पूरी पनिशमेंट मिलती है। इसीलिए सिस्टम चल रहा है, आपका पूरा सिस्टम ऑफ पनिशमेंट चल रहा है। सिर्फ इंस्पेक्टर राज नहीं, मुझे लगता है सर ये बहुत परवेसिव होगा। ये ऐसा, ये वन ऑफ नहीं है सर, दिस इज नॉट वन ऑफ। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने किसी एक जगह वायलेट किया है सर। उस आदमी के अपने वहां पे 3 इस तरीके के BNB हैं सर, और उस इलाके में ये तो 100 मीटर के दायरे में इसके 3 BNB हैं। अगर 500 मीटर की बात करें तो 8 BNB हैं जो वहां काम कर रहे हैं। और वहां का जो गेट नंबर 1 है, विपिन बताएंगे इसको, वहां अगर आप चले जाइए तो 25 से 30 इस तरह के BNB के अंदर चलने की खबर है। उनमें से कुछ सील वील हुआ है विपिन, या सबके हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ नहीं होता, दिल्ली ऐसे ही चलता है? दिल्ली ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा और चलता आया है। और क्योंकि जिस तरह से आपने बार बार जिक्र किया कि सिक्कों को खनक में ताकत बहुत होती है और वो सारे शोर को शांत कर देती है। आज भी दिनेश जी मैं मौके पर मौजूद था, कोई इंस्पेक्शन नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इस घटना के बाद जितने एयरबीएनबीज, अच्छा ये बताइए, मिनिस्टर वगैरह पहुंचे थे वहां इंस्पेक्शन के लिए? कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचा वहां ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा भी करियर लगभग 18-20 साल का हो रहा है और आपका भी इससे ज्यादा हो रहा होगा। मैंने पहली बार ऐसे इतने बड़े मामले में देखा हुआ है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मौजूद है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 21 लोग मर गए, अस्पताल पहुंचने में 26 घंटे और 36 घंटे बीत गए, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया मुख्यमंत्री ने। यह बड़ा विवादास्पद है और बहुत संदेह लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रही है वहां पर, क्यों सच अपने आप ये जो हम दिखा रहे हैं अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए तो वो पहुंची 26 घंटे बाद। नहीं, लेकिन क्या वहां के रेजिडेंट्स की ये तवक्को थी, ये उम्मीद थी कि वहां पर पहुंचे, देखें अपने आंख से?
बिल्कुल, क्योंकि जो अब सारे लोग होटल खोलकर नहीं बैठे, एक होटल है, दो बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स है, फिर होटल है, इस तरह से करके पूरी कॉलोनी है। वो लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज यहां पर बंद हो, और जब मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन करेंगे तो उनको हकीकत समझ में आएगी। अधिकारी जो लिख कर देते हैं वो कब तक मुख्यमंत्री देखती रहेंगी? अस्पताल पहुंचने में 26 घंटे और घटनास्थल का मुआयना 36 घंटे बाद भी नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस एमसीडी खेला जा रहा है। सवाल यह है कि सिर्फ मालवीय नगर नहीं, पहाड़गंज, करोल बाग, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, हौज खास, ऐसे तमाम कॉलोनीज इलाके भरे हुए हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में अब जरा मैं इस पर बीएनबीज चल रहे हैं। जल विभाग का भी नजरिया लेना चाहता हूं। जाहिर है बिजली और पानी आपको हमेशा वहां चाहिए जहां आप रहना चाहते हैं, वहां से निस्तारण की व्यवस्था चाहिए, आपको सीवरेज की व्यवस्था चाहिए। अगर ये सब नहीं होगा तो कोई जगह रहने लायक नहीं होगी। और वो जहां पर मेहमानों को भी बुलाकर, विदेशी मेहमानों को भी बुलाकर रुकवाया जा रहा था, जाहिर है वहां पर ये सब व्यवस्थाएं तो अपनी जगह रखी गई होंगी, तभी वहां पर ये सब चल रहा था। जल बोर्ड का इसमें नजरिया क्या है, जरा वो भी मैं जानना चाहता हूं। आरएस त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। त्यागी साहब, जल बोर्ड, पानी का कनेक्शन, डिपार्टमेंट का स्टेक, क्योंकि जल बोर्ड को भी इंटीमेशन दिया जाता है जब कहीं इस तरीके का कोई प्रतिष्ठान शुरू करता है कोई, इस मामले में आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? नमस्कार दिनेश जी। नमस्ते सर। देखिए, जल तो एक बेसिक नीड है, चाहे वो इलीगल कॉलोनी है, चाहे वो लीगल कॉलोनी है, प्लांट है, अनप्लांट है, नक्शा पास है या नहीं है, ये नहीं देखा जाता। वहाँ ये देखा जाता है कि आदमी की ओनरशिप है, ओनरशिप नहीं है, अगर टेनेंट है तो उसका एनओसी है कि नहीं ओनर से, और वहाँ कोई आदमी रह रहा है कि नहीं रह रहा, पोजेशन में है कि नहीं है, इसलिए हम पानी दिया जाता है उनको कनेक्शन। ये बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोसीजर है दिल्ली जल बोर्ड का। वहाँ फायर सेफ्टी का क्या अरेंजमेंट है, वो लीगल है या इलीगल है, ये जल विभाग नहीं देखता, क्योंकि चूंकि ये बेसिक नीड है, चाहे बिजली हो चाहे पानी हो, दोनों के रूल एक सही है। ओनरशिप है और वहाँ आदमी रह रहा है, प्रूफ है उसके पास, तो पानी का कनेक्शन दिया जाता है, बिजली का कनेक्शन भी ऐसे दिया जाता है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं तब हमें कहा जाता है कि ये इलीगल है, अब इसको काट दीजिए। तब हमें एक्शन लेना पड़ता है कि इसको काटिए। तो सर ये तो बड़ी अजीब स्थिति है। पहले आप लोगों से कहा जाता है कि मानवीय आधार पर जल बहुत आवश्यक है, उसके बगैर जीवन संभव नहीं है, इसलिए कैसा भी है, अधिकृत है, अनाधिकृत है, वैधानिक तरीके से बना, अवैधानिक तरीके से बना, आप वहां पर वाटर सप्लाई दे दीजिए। और जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो कहा जाता है काट दो कनेक्शन। तो फिर कटवाया क्यों जाता है? अगर इसमें मानवीयता, देखिए मानवीयता है कि इतने सारे लोग, 21 लोग वहां जिंदा तंदूर की तरह भुन गए, ये क्या ये मानवीयता है सर? ये क्या अगर इन जगहों पर ऐसे मेंटेलिटी वाले लोगों को कि दिल्ली ये सब चलता है, 6 की जगह 25 कमरे बना रहे हो, कोई देखने वाला नहीं है, ऐसी मेंटेलिटी वाले लोगों के लिए क्या ये आवश्यक नहीं है कि इसी जगहों पर पहले ही फर्स्ट इन प्लेस, अगर आपके पास आवश्यक अप्रूवल्स ना हो तो आप उनको कनेक्शन ही ना दें? क्या ये आपको नहीं लगता कि आवश्यक होना चाहिए? आपका नजरिया, जाहिर मैं रिस्पॉन्सिबल मानते हुए डिपार्टमेंट के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, लेकिन आपको ये मानते हुए पूछ रहा हूं कि क्या व्यवस्था के हिसाब से इन चीजों में परिवर्तन की आवश्यकता है या ऐसे ही चलना चाहिए? नहीं, देखिए, व्यवस्था के हिसाब से तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इस तरह की घटनाएं ना हो। सभी विभाग को, मैं जल बोर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, पहली चीज़ तो पहला विभाग तो एमसीडी है, जो नक्शा पास करता कुछ और है लेकिन वहाँ बनता कुछ और है। और ये देखिए यहाँ के आंकड़े हैं, 16 कम से कम 8% से भी कम लोग कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेते हैं। अब इस वाले मामले में तो उमेश सहगल साहब कह रहे हैं कि ये जो है लाल डोरा वाली जगह या एमसीडी करे तो क्या करे? ठीक है, विजिलेंट हुआ जा सकता है, बट दिस इज नॉट देयर मैटर ऑफ डिस्क्रिप्शन, एरिया ऑफ डिस्क्रिप्शन। देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन ये जो विभाग है, दूसरा एक फायर विभाग भी है, यहाँ एक बड़ा अच्छा अजीब सा नियम है कि 50 फुट से अगर ऊपर की जमीन वो होगी, बिल्डिंग होगी, तो एनओसी लेने की जरूरत है, अदरवाइज नहीं है। क्योंकि चाहे वो 50 फीट से नीचे है या कम है, कुछ भी है, लेकिन वहाँ ये इस तरह के घटनाएं तो हो सकती हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल फ्लोर है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो अप्रूव किया हुआ है, लेकिन घटनाएं तो सब जगह हो सकती हैं। मैं तो कहता हूँ कि बेसिक नीड होनी चाहिए, फायर ऑडिट होना चाहिए जब वो नक्शा पास हो, और नक्शा पास होने के बाद, मैं यहाँ बर्लिन में हूँ, जर्मनी में हूँ, यहाँ 3 अथॉरिटी हैं जो फायर विभाग को देखती हैं। पहली चीज़, जो नक्शा पास होता है तब वो ऑडिट करते हैं, उसके बाद जब बिल्डिंग बनती है तब ऑडिट करते हैं, और एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी होती है जो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वो जाकर घर का ऑडिट करती है कि फायर प्रूफ है कि नहीं घर ये, और अगर है तभी सारी बेसिक सुविधाएं दी जाती है, अदरवाइज नहीं दी जाती। तो इस तरह के स्ट्रिंजेंट कानून होने चाहिए अगर हमें ऐसी घटनाओं को बचाना है, ऐसी घटनाओं से बचना है। तो बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन, जल बोर्ड को देख चुके हैं पहले। आरएस त्यागी साहब का कहना यह है कि मैं जब दूसरी जगहों पर देखता हूं, उनका सीधा सा कहना यह है कि अब जैसे वो बर्लिन का एग्जांपल दे रहे हैं, बहुत स्ट्रिंजेंट नियम है
और एक नहीं, दो दो तीन तीन अप्रूवल्स होने के बाद, एंश्योर करने के बाद, मतलब डबल श्योर ट्रिपल श्योर होने के बाद किसी जगह पर ये सुविधाएं दी जाती कि हाँ अब ये माकूल जगह है, यहाँ इंसानी जान को खतरा नहीं है, यहाँ ये सुविधाएं दी जा सकती हैं। अब लेकिन जरा मैं इसको आगे लेकर जाना चाहता हूं। एलन राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो फॉर्मर डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और लाइसेंसिंग की प्रक्रिया को बड़े अच्छे से समझते हैं। बीएनबी या इस तरीके के दूसरे ये होम स्टेज चलाना, इसके संदर्भ में जो आवश्यक चीजें हैं उनको फॉलो करना या नहीं करना, और पुलिस के उससे संदर्भ में ये बताना कि इंटीमेशन हम आपको भी दे रहे हैं। तो सर अगर इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, फायर डिपार्टमेंट से एनओसी की जरूरत नहीं है क्योंकि बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो एक पर्टिकुलर हाइट से कम है, तो ये सिर्फ इंटीमेशन के अलावा इसमें क्या है? इज इट ओनली ये क्या एक तरीके का खाना पूर्ति है सर जो हो रही है? देखिए, मैं पहले सिस्टम समझा देता हूं किस प्रकार से लाइसेंस मिलता है। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम जो थी वो ये है कि कोई भी आदमी अपने घर में अगर रह रहा है तो उसके 1 या 2 कमरे वो ऐसे ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट में दे सकता है। यहाँ पर वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम का अप्रूवल तो है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर ओनर नहीं रह रहा, ये बड़ी कंडीशन होती है, ओनर उसमें रहना चाहिए उसी घर में, तभी वो ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट की स्कीम के अंदर का आता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो फायर की एनओसी की बात कर रहे हैं, फायर की एनओसी डेफिनेटली है कि 12 मीटर से अगर ऊंचा कोई रेस्टोरेंट है तभी उसकी जरूरत पड़ती है, इससे नीचे अगर है तो उसमें फायर की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो परमिशन जो मिली थी, जब वो मिलती है तो दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस के पास लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में ईटिंग हाउस का एक डिपार्टमेंट है जो कि परमिशन देता था पहले। वो ईटिंग हाउस की परमिशन देने से पहले पूरा देखते हैं, वो एमसीडी की एनओसी लेते हैं कि वहाँ पर स्वच्छता वहाँ रहेगी कि नहीं रहेगी, पार्किंग की जगह देखते हैं पार्किंग है कि नहीं है, उसके बाद आने जाने का रास्ता पूरा है कि नहीं है, और फायर अगर लग जाए तो उसके लिए क्या इक्विपमेंट्स है। जिस जगह पर अगर फायर की एनओसी की जरूरत नहीं होती है वहाँ पर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स जो लगे होते हैं, जैसे आपने देखा होगा लाल लाल रंग के डब्बे लगे होते हैं, वो फायर अगर छोटी मोटी फायर अगर हो जाती है तो उसको बुझाने के लिए इस्तेमाल होते हैं इमीडिएटली। और वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के साथ साथ ऐसा स्टाफ ट्रेंड है कि नहीं है तो जो उन इक्विपमेंट्स को यूज कर सके। तो ये लाइसेंस तो इनको मिला ना, इसके बावजूद कि इन्होंने सारी चीजें इन प्लेस नहीं की थी, उसके बावजूद इनको मिला और ये चला रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो ये कि लाइसेंस है या नहीं है वो चला रहे हैं। आगे बता रहा हूँ ना सर, बहुत जल्दी से सर, समय समाप्त हो रहा है, जल्दी से अपनी बात अगर करें। ये बात आगे मैं आगे बता रहा हूँ। लाइसेंस मिलने के बाद में वो एक लिमिटेड टाइम का होता है, उसके बाद रिन्यूअल होता है। रिन्यूअल के टाइम में फिर देखा जाता है, जैसे इसमें लाइसेंस 6 बेड का मिला होगा तो उसके बाद रिन्यू जब हुआ होगा तब वो कई कमरों का हो गया, तब वहां उसको कैंसिल कर देना चाहिए था। तो पहले लाइसेंस मिलता है पर्टिकुलर स्थितियों में, फिर उसका रिन्यूअल होता है। प्रीति जी से बहुत एक छोटा सा सवाल, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट वो, लेकिन प्रीति जी को हमारी आवाज नहीं जा रही है और मुझे बताया जा रहा है कि हमारा समय यहाँ पूरा हो रहा है। लेकिन एक बात, सारे कंसर्न डिपार्टमेंट से हमने बात करने की कोशिश की। आपने ये देखा होगा हर एक जगह पर लूप होल्स हैं, या हर एक जगह पर उसको आप लूप होल बेशक ना कहें लेकिन गुंजाइश है, और इन्हीं सिस्टेमिक लूप होल्स को या इन गुंजाइश को एक्सप्लॉइट किया जाता है उन लोगों की तरफ से जो सिस्टम के अंदर बने भी रहना चाहते हैं और उसको तोड़कर अपना उल्लू भी सीधा करना चाहते हैं। क्या ऐसे सिस्टम्स को प्लग करने के, ऐसे लूप होल्स को प्लग करने की आवश्यकता अब आ गई है, या अभी भी ये ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि इंसान की जान हमारे देश में ऐसा लगने लगा है बहुत सस्ती है। बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। आप भी तय कीजिएगा कि तमाम डिपार्टमेंट्स फिर अपनी जगह पर, इनको इंटीमेशन ये सब है क्यों, अप्रूवल्स हैं क्यों, अगर आखिरकार लोगों को तंदूर की तरह मार ही डालना है तो। बहुत धन्यवाद आप सभी।